आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद के। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टेट 2017 पीजीटी लेवल का, यानी पीजीटी लेवल 3 जिनको बोलते हैं, लेक्चरर की जो एग्जाम होता है उसका जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है उसका हिंदी का जो पार्ट रहता है, यानी पार्ट 2 हिंदी भाषा का जो पार्ट है, व्याकरण के जो 15 क्वेश्चन होते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हिंदी के जो 15 क्वेश्चन है उनके बारे में। ये देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, उसी के जो ऑफिशियल आंसर की है उसी के आधार पर क्वेश्चनों की डिस्कस करेंगे। जो बोर्ड ने ऑफिशियल आंसर की दी थी उसी के आंसर है, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे भी कि आंसर क्यों आया है और इसका ये आंसर क्यों नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णों की ध्वनिगत विशेषता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पहला ऑप्शन देखिए ताड़न जात। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ताड़न जात होता क्या है। इसमें दो ऑप्शन है, अड और अड, दो ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो दोनों ही इसके जो ऑप्शन है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये जो है, तो ये जो दोनों ऑप्शन हैं इनकी बात कर रहे हैं। तो ये दो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो इसको ताड़न जात का मतलब होता है जब हम उच्चारण करते हैं इन दोनों ध्वनियों का, जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है, जीवा है, वो एकदम झटके के साथ ऊपर हमारे तालु को टच करती है और फिर बिल्कुल बिजली के झटके के समान नीचे गिर जाती है। एकदम पहले तालु को ऊपर टच करेगी, फिर उतने मतलब जैसे कोई बिजली का झटका लगा हो उतनी तेजी से ये बिल्कुल नीचे गिर जाएगी। ताड़न का मतलब बिजली होता है, तो इसीलिए इसको ताड़न जात व्यंजन कहा गया है। ठीक है। लुढ़कना, जैसे हम मान लीजिए कोई गेंद को ऊपर से नीचे की ओर धक्का देते हैं, गेंद बहुत स्पीड से नीचे आती है, तो उसी तरीके से इनका जो उच्चारण है वो जीभ एकदम से ऊपर हमारे तालु को टच करेगी, बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल सेंटर में, और फिर झटके के साथ नीचे गिर जाएगी जब इनका उच्चारण करेंगे। तो आप करके देख सकते हो अड और अड, इसलिए इनको ताड़न जात कहा गया है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा इसमें देखिए इस स्पृष्ट, ये वैसे संस्कृत की जो ध्वनियाँ हैं वहाँ से लिया गया, ये संस्कृत की जो व्याकरण होती है उनसे ये लिया गया है। वैसे संस्कृत से हमारी हिंदी बनी है तो इसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस स्पृष्ट का मतलब होता है जीभ का उच्चारण स्थान को जो थोड़ा सा स्पर्श करना, यानी बिल्कुल हल्का सा मात्र उसको स्पर्श करना, उसको ईषत् स्पर्श कहा गया है। ईषत् का मतलब स्पर्श करना होता है, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा भाग। तो इसमें श और स ध्वनियाँ हैं, ये दोनों भी बिल्कुल जो ठीक है, एक प्रकार से दोनों ही ऑप्शन इसमें ठीक दिए गए हैं। तीसरा ऑप्शन है विवृत। विवृत का मतलब होता है जो वर्णों का उच्चारण होता है उसमें कंठ का पूरा खुलना, एकदम से पूरा का पूरा खुल जाना, गोल हो जाना, एक प्रकार से इसको कह सकते हैं, यानी पूरा हमारा मुंह है वो ओपन हो जाना, खुल जाना। तो इसमें ये जो ऑप्शन है वो सही रहेगा इसमें, यानी जो विवृत है इसके ऑप्शन सही नहीं है। और ईषद विवृत है, यह और वह है। ईषद का मतलब होता है स्पर्श करना और विवृत का मतलब पूरा ओपन हो जाना मुंह। तो यह और वह जो दंतोष्ठ ध्वनि है, एक तो हमारी जो वह है दंतोष्ठ ध्वनि है और यह हमारी है वो जो तालु है तालव्य ध्वनि है। तो दोनों में ही हमारा जो उच्चारण स्थान को स्पर्श भी करता है और मुंह है पूरा ओपन हो जाता है, तो इसलिए ईषद विवृत व्यंजन भी है। तो ये आपके जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, सही आ जाएगा। अगला देखिए 32वां क्वेश्चन है, समास के संदर्भ में असंगत विकल्प को चुनिए। तो दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई। समास के संदर्भ में असंगत विकल्प को चुनिए। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। समास में विग्रह वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति चिन्हों व अव्यय आदि का लोप करने के उपरांत शेष रहे दोनों पदों के मध्य संधि की जा सकती है। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये हिंदी भाषा में समासों का प्रचलन सरल अभिव्यक्ति व भाषिक सौंदर्य की अभिवृद्धि के निमित्त किया जाता है, ये भी ठीक है। यानी समास का प्रयोग तभी करते हैं जो हमारी अभिव्यक्ति है। समास का मतलब होता है दो या तीन शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बना देना, यानी उसको छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना। तो अगर हम किसी चीज़ को कम शब्दों में पढ़ेंगे या उसको लिखेंगे तो भाषा का जो सौंदर्य है वो बढ़ेगा, इसीलिए हम इसका समास का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी ठीक बात है। तीसरा है पदों की प्रधानता व अप्रधानता के आधार पर समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। अविभाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्विगु समास होता है, द्वंद्व समास होता है, एक बहुव्रीहि समास होता है। ये पदों की प्रधानता के आधार पर मुख्य रूप से इसके 6 भेद माने गए हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखिए, तत्पुरुष का ही भेद कर्मधारय है, ये तो ठीक बात है, तथा कर्मधारय का भेद द्विगु है, यहाँ गलत बात है। तो द्विगु है वो तत्पुरुष का एक प्रकार से पार्ट है, यानी कर्मधारय और जो द्विगु समास है वो तत्पुरुष के ही भेद है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर दी गई है लास्ट में जाकर के, कि जो ये वाली जो बात है ना यहाँ पे,
ये यहाँ इसने गड़बड़ कर दी, नहीं तो ये बात भी ठीक हो जाती। तो कर्मधारय का भेद द्विगु नहीं है। द्विगु किसका भेद है? ये पार्ट है, तत्पुरुष का ही पार्ट है वैसे तो। मुख्य समास 4 ही होते हैं, तो तत्पुरुष के 2 भेद और हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। लेकिन अलग अगर भेदों की बात करें तो 6 भेद हिंदी में इसमें माने गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द कर्तृवाचक त्रिच प्रत्यय के योग से निर्मित नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कर्तृवाचक का मतलब होता है कर्ता, तो जिसमें कर्ता प्रधान होता है, तो ता इसमें प्रत्यय दिया गया है, तो ता प्रता के योग से कौन सा निर्मित नहीं है? तो इसमें देखिए रचयिता, प्रदाता, व्याख्याता, विद्वता। तो इसमें देखिए कर्ता प्रधान की बात की, रचयिता, प्रदाता और व्याख्याता तीनों ही ये संज्ञा रूप हैं, और विद्वता है ये भाव की बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन है इसका, वो ऑप्शन जो सही हो जाएगा। यानी ये जो चीज़ है ऑप्शन की अगर बात करें हम, विद्वता, तो विद्वता में जो भाव है वो यहाँ पे हो रहा है ना कि, तो यहाँ पे भाववाच्य के संकेत यहाँ पे मिल रहा है थोड़ा सा, तो ये विद्वता ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला देखिए आप, थोड़ी सी स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है इस क्वेश्चन की, 34वें क्वेश्चन की, क्योंकि स्टेटमेंट से ही हमें आंसर समझ में आएगा। क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आंसर नहीं आएगा। यदि संधि नियमानुसार प्रथम पद के अंतिम वर्ण मैं का योग, संधि की बात कर रहा है, तो मैं का योग कैसे भय, पै फै भै भै मैं तक, यहाँ तक ले जाते हैं इसको। चलो हम, तो कैसे मैं तक हमारे क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। कैसे मैं तक हमारा क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। लेकिन यहाँ पे मैं को ही पूछ रखा है, यानी मैं प्लस में, मैं के सामने, मैं तो इस साइड आ जाएगा, उसका योग दूसरी साइड, कैसे भय तक, कैसे भय तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। और ये हमारे जो स्पर्श व्यंजन है इसको पंचम वर्ण को छोड़ दें तब की बात कर रहे हैं। कैसे भय तक किसी वर्ग में होगा, तो मैं, यानी मैं का जो रूप है वो अंतिम पद के प्रथम वर्ण, अंतिम पद का मतलब है, क्योंकि 2 ही पद होते हैं संधि में, पहला पद और दूसरा पद की बात करें, एक तो प्लस के निशान से इधर हो जाएगा, एक दूसरी साइड हो जाएगा। तो अंतिम पद का मतलब है मैं के दूसरी साइड प्रथम वर्ण का, यानी मैं के सामने कौन सा है? जो भी है, यानी मैं प्लस में जो भी वर्ण आता है, तो ये कहने का मतलब है मैं सामने वाले वर्ण के अंतिम वर्ण में बदल जाएगा। वर्ग तो आपको पता ही है, क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 वर्ग है। यानी मैं के सामने अगर स्पर्श व्यंजन आता है कैसे भय तक, तो मैं सामने वाले वर्ण के, ये सामने वाले शब्द के प्रथम वर्ण के अंतिम वर्ण में बदल जाएगा, यानी उसी वर्ग के अंतिम में बदल जाएगा, ये कहना चाहता है। तो इनमें से कौन सा वो उस कैटेगरी में नहीं आता? इसमें थर्ड ऑप्शन है वो इस कैटेगरी में नहीं आता, ये वाला। अब देखिए हृदयंगम नाम है, हृदयम, अगर इसमें जो पंचम शब्द वर्ण है इसको हटा दें एक प्रकार से, तो हृदयंगम में जो पंचम है अगर इसको हम हटा देते हैं अंग को, तो ये देखिए यहाँ पे इसके स्थान पे हमने मैं ले लिया, प्लस गम हो जाएगा। तो अब मैं देखिए किस में चेंज हो गया, मैं प्लस गय है, तो गय कौन से वर्ग में आता है? क वर्ग में आता है। क वर्ग का अंतिम कौन सा हो गया? क ख ग घ अंग, तो ये वाला जो अक्षर है ये बन जाएगा। ठीक है, इसके साइड में नुक्ता चिन्ह होता है, न कि नीचे वाला, नीचे वाला ड़ होता है, साइड में जिसके नुक्ता चिन्ह होता है वो अंग होता है, क ख ग घ अंग। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनता है, यानी एक तरह से अनुस्वार जो बनता है वो कैसे बनता है वो नियम यहाँ पे लग जाता है। एकिंचन, तो एकिम प्लस चन हो जाएगा, दिवंगत दिवम प्लस गत हो जाएगा, और थर्ड ऑप्शन है इसका आंसर है वो राइट नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? थर्ड। अगला देखिए, संरचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? तो वाक्य निर्माण किया गया, कौन सा पूछा? सरल वाक्य नहीं है। सरल वाक्य वही होता है जिसमें एक वर्ब होता है, एक ही कर्म होता है, कर्म 2 हो सकते हैं लेकिन मुख्य क्रिया है वो एक ही होती है, तो ये यहाँ पे मुख्य है। और ये तो दूसरा जो ऑप्शन इसका बाकी दे रखे हैं तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये दूसरा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पिताजी ने मुझसे कहा कि वे बहुत बीमार है, यहाँ पे देखिए पिताजी ने मुझसे कहा कि, ये तो इनडायरेक्ट सेंस हो गई। ठीक है, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का रूप बनाते हैं, ही सेड टू मी दैट, वो लग गया, तो ये वो वाली बात है। यहाँ पे इसका सरल वाक्य नहीं है, मिश्र वाक्य ही थोड़ा सा बन गया है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द वर्णागम संधि से निर्मित नहीं है? ठीक है, कौन सा शब्द वर्णागम संधि से निर्मित नहीं है? वर्णागम का मतलब होता है वर्ण का आगम हो जाना, वर्ण आ जाना, नया वर्ण आना। देखिए यहाँ पे संधि के कारण वर्ण नहीं आता,
देखिए कई बार क्या होता है कि किसी मतलब जब इसका वर्ण की जगह वो आ जाता है तब बात अलग होती है, लेकिन यहाँ पे वर्ण का आगम हो जाता है, मतलब नया वर्ण आ जाता है रूल के हिसाब से। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आच्छादित, परिष्क्रिया, परिस्थान, संस्कृत। तो 4 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आ प्लस छादित हो जाएगा, इसमें च का आगम हो जाएगा। यदि ए आ ई उ के बाद में अगर 6 वर्ण आता है तो च का आगम हो जाता है। परिष्क्रिया ये एक कृत धातु का नियम है। यदि परि के बाद संस्कृत के कृत धातु के शब्द आते हैं, जैसे कृत है, कृष है, कार है, तो इस तरह के शब्द आते हैं, तो परि के बाद में श का आगम हो जाता है, षष्ठकोण का और आदि का, इसका आगम हो जाता है। ये भी आगम का नियम है। और संस्कृत का यदि सम के बाद कृत धातु के कोई शब्द आते हैं तो भी वही नियम लगेगा, इसमें श का आगम हो जाता है। तो ये 3 है, पहला, दूसरा, चौथा, ये तो आगम वाले हैं। लेकिन प्रतिष्ठान जो शब्द है ना, इसमें ये विसर्ग संधि का जो नियम है, प्रति यहाँ विसर्ग लग जाएगा प्लस ठान, यानी विसर्ग से पहले यदि ई हो, प्लस में टैट है, चैच है, इस तरह का नियम है, तो इसके बाद आता है तो विसर्ग के स्थान पे श आ जाता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा वो उत्तर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही यहाँ पे रहेगा हमारा। अगला देखिए, जो आंखों से परे हो, इसके लिए प्रोक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है। प्रोक्ष होता है पीठ पीछे, प्रत्यक्ष होता है सामने, तो ये प्रोक्ष उत्तर आ जाएगा, इसका चौथा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए भाई, शुद्ध बताना है इसमें। तो इसमें सौंदर्यता, ये अशुद्ध है क्योंकि सौंदर्यता नहीं होता, सुंदरता होता है। या तो सौंदर्य शब्द का यूज करते हैं हम, या फिर सुंदरता शब्द का यूज करते हैं, सौंदर्यता नहीं होता कुछ भी। अगला देखिए, पिशाचिनी। तो पिशाचिनी एक तरह से वैसे तो ठीक शब्द है, लेकिन इसके लिए सही अगर शुद्ध की बात करें तो पिशाची होता है। पिशाच राक्षस शब्द के लिए आता है, और पिशाची होता है राक्षसनी, ठीक है। तो पिशाची इसका सही हो जाएगा, ना कि पिशाचिनी। तीसरा है ये सुपूर्णखा नाम दे रखा है यहाँ पे, लेकिन सुर्पणखा होता है। ये क्या होता है? सुर्पणखा, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। तो सुर्पणखा हो जाएगा भी, ऐसे लिखा जाएगा। और चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, शुद्ध इसमें क्या है? ये है गारस्ते, गृहस्थी प्लस ये है, तो ये गारस्ते ये शब्द है, बिल्कुल शुद्ध है। तो शुद्ध वाला इसमें एक ही है, बाकी सारे अशुद्ध हैं। उस समासिक पद को छांटिए कि जो 2 भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने हैं। तो इसमें चौथा ऑप्शन है जिलाधीश, ये 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ, बाकी सारे जो शब्द हैं वो हाँ बिल्कुल ठीक है, चौथा ऑप्शन इसमें सही आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है वो जिलाधीश आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प गिरि का पर्याय नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए। गिरि का जो पर्याय है वो शैलजा नहीं है, ये पार्वती का पर्यायवाची है, बाकी सारे गिरि के पर्याय है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ण उच्चारण की दृष्टि से बेमेल को छांटना है। तो कंठ नासिका अंग है, कंठ भी है, इसका उच्चारण कै वर्ग में आता है, और नासिका या नासिके ध्वनि भी है क्योंकि पंचम वर्ण है। कंठ तालु ए है, दंतोष्ठ फ है, और नीचे नुक्ता चिन्ह भी इसके लगा है अभी। तो फ है वो क्या है? दंतोष्ठ में काउंट किया जाता है इसको। वैसे देखिए ये फ उर्दू वाला है, अरबी फारसी के शब्दों में यूज होता है क्योंकि इसके नीचे नुक्ता चिन्ह लगा है। और जो वो फ है सीधा फन वाला, वो ओष्ठ होता है, ओष्ठ वचन होता है। तो दंतोष्ठ का मतलब इसमें दंत प्लस ओष्ठ, नीचे इसके नुक्ता चिन्ह लगा, ये बात ध्यान रखना आप लोग। ये अरबी और फारसी के शब्दों में यूज होते हैं इस तरह के शब्द वाले। और अगला है दंत नासिका हण, ये नासिका तो है ट ठ ड ढ नासिका तो, लेकिन दंत नहीं है। तो ये 4th ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, ये बेमेल है। अगला क्वेश्चन देखिए, पोखर का तत्सम रूप क्या होगा? तो पुष्कर हो जाएगा, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, 3rd। अगला देखिए, किस विकल्प में 2 उपसर्गों का योग नहीं है? तो अगला जो आपका जो क्वेश्चन है इसमें 2 उपसर्गों का जो प्रयोग है वो इसमें नहीं दिया गया है, यानी अध्यापक शब्द को इसमें आंसर दिया गया है। वैसे मुझे इसमें थोड़े से क्वेश्चन में डाउट ये भी है कि जो 2nd और 3rd ऑप्शन है उसमें भी अगर देखें, क्योंकि इसमें अगर हम चेक करें तो सम प्लस आधी इसका दे रखा है, वी प्लस आ प्लस धी होता है, सम प्लस आ प्लस धी भी होता है, तो 2 उपसर्ग इसमें आ जाते हैं वैसे। लेकिन यहाँ पे किस हिसाब से इसका आंसर दिया गया है, तो अध्यापक शब्द के अगर हम टुकड़े करें या उसमें से उपसर्ग निकालें तो अधि प्लस आ प्लस पक हो जाएगा, अधि प्लस आ प्लस पक। स्वागत सु प्लस आगत है, तो और इसमें जो दे रखा है नहीं पूछ रखा है, यानी किस विकल्प में 2 उपसर्गों का प्रयोग नहीं है।
तो बाकी सभी में जो लग रहे हैं, लेकिन अध्यापक शब्द में अधि प्लस आपक इसका जो सही मीनिंग है, क्योंकि उपसर्ग या प्रत्यय जब हम निकाल लेते हैं ना किसी शब्द से, तो पीछे बचा हुआ शब्द है वो शुद्ध रहना चाहिए, उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए। तो अधि प्लस आ निकाल लेते हैं, प्लस पक बचता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो यहाँ पे हमारा जो सही इसका मीनिंग हो जाएगा वो अधि प्लस आपक हो जाएगा। ठीक है, अधि प्लस आपक। तो इसलिए अध्यापक शब्द में एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, इसमें दो उपसर्ग नहीं हुए, तो अध्यापक इसका उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समस्त पद का विग्रह सम्यक नहीं है, यानी सही नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें अभूतपूर्व जो पूर्व में नहीं हुआ, ठीक है, अत्यावश्यक आवश्यकता से परे, और तीसरा है अतीन्द्रिय इंद्रियों से अतीत या परे, निरामिष आमिष से रहित। तो इसमें जो सही है अत्यावश्यक ये हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक होना चाहिए लेकिन परे दे रखा है, आवश्यकता से अधिक इसका सही हो जाएगा, आवश्यकता से परे नहीं अधिक, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग प्रत्यय दोनों का योग हुआ है। तो जो पारिवारिक शब्द है ना उसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का यूज हुआ है। बाकी जो 3 शब्द है, पार्श्विक है, रासायनिक है, काल्पनिक है, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का यूज नहीं हुआ। तो इस तरीके से आपकी हिंदी के जो 2017 का जो एग्जाम था उसमें स्टेट हिंदी के जो क्वेश्चन थे वो 45 क्वेश्चन थे, उसका सॉल्यूशन हमने किया था। आशा है आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज़ इसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर दें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो में।